आज हम कंटिन्यू करेंगे वेव्स के साथ। पिछले क्लास में मैंने आपको स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ वेव्स के बारे में बताया था। आज मैं शुरू करूंगा स्पीड ऑफ वेव्स इन ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो पहले देखते हैं स्पीड ऑफ वेव इन स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव के लिए मैं एग्जांपल लूँगा एक स्ट्रिंग का। क्योंकि मैं लास्ट क्लास में ट्रांसवर्स वेव के लिए स्ट्रिंग के एग्जांपल लिया था। तो नॉर्मली एक स्ट्रिंग में होता क्या है, सपोज ये आपके पास एक स्ट्रिंग दिया हुआ है और आप सपोज ये राइट हैंड फिक्स्ड है और आप इसको ऊपर और नीचे किए, एक एंड फिक्स्ड है और आप एक एंड को ऊपर नीचे किए, तो आपके पास कुछ ऐसा एक पैटर्न आया, एक ऐसा एक किंक आया। बस एक बार आप ऊपर नीचे किए तो फिर आपके पास एक किंक आया। तो अब ये वेव क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? ये वेव अब इसलिए प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि आपने अपने हाथों से इसको ऊपर और नीचे किया। तो जब आप इसको ऊपर और नीचे किया तो आपने क्या प्रोवाइड किया? आपने एक फोर्स प्रोवाइड किया अपने हाथों से। तो उस फोर्स को कहते हैं टेंशन। मतलब अगर ये एक मास, ये स्ट्रिंग का एक डेफिनेट मास होगा, सपोज वो है m, तो अगर जब आप इसको हिलाए तो एक एक पार्ट में कुछ टेंशन होगा, स्ट्रिंग में कुछ टेंशन होगा। उस टेंशन तो आप इस स्ट्रिंग को इस एंड में एक टेंशन प्रोवाइड किए। वो टेंशन अब ये पार्ट इस पार्ट को थोड़ा टेंशन प्रोवाइड करेगा, इस पार्ट को थोड़ा टेंशन प्रोवाइड करेगा। तो ऐसा कर करके वेव बढ़ेगा। तो इसके लिए इसमें आपने एक टेंशन प्रोवाइड किया और इसका एक मास है और सपोज इसका टोटल लेंथ है L। टोटल सपोज इसका लेंथ हो गया L। तो फिर स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव किस फैक्टर्स को, किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं? तो नंबर 1 हो गया टेंशन, जो मैं रिप्रेजेंट करूंगा T से, कैपिटल T से। और दूसरा हो गया मास पर यूनिट लेंथ, m/L। तो इसको हम कहेंगे म्यू। ये हो गया मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। तो फिर ट्रांसवर्स वेव में मैं इस केस में एक स्ट्रिंग का एग्जांपल लिया हूं। तो इस केस में स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ म्यू। तो फिर स्पीड का एक्सप्रेशन क्या है? तो स्पीड इन ट्रांसवर्स वेव इक्वल्स टू रूट ओवर T/μ। तो ये हो गया आपका स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव का एक्सप्रेशन, जहाँ पे T है आपका टेंशन और म्यू है आपका मास पर यूनिट लेंथ। तो अब चेक करते हैं डायमेंशन वाइज इसका वैलिडिटी है कि नहीं। तो फिर यहाँ पे T क्या है? T आपका है फोर्स। टेंशन मतलब स्ट्रिंग में कितना टेंशन, मतलब फोर्स का डायमेंशन है। तो फिर फोर्स का डायमेंशन क्या है? तो ये यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट मतलब डायमेंशन। तो T का डायमेंशन है m/L/T-2। तो क्योंकि ये फोर्स का है और फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर L/T-2। तो ये हो गया आपका टेंशन। और म्यू मतलब मास पर यूनिट लेंथ, मतलब इसका डायमेंशन होगा मास पर लेंथ। तो डायमेंशन होगा m/L-1। तो फिर v ट्रांसवर्स मतलब अब स्पीड का डायमेंशन क्या हो गया? स्पीड का डायमेंशन हो गया रूट ओवर T/μ, मतलब रूट ओवर T मतलब m/L/T-2 बाई m/L-1। तो ये हो गया आपका mm कट गया, L हो गया L⁻², T⁻² इक्वल्स टू L/T इनवर्स। तो ये हो गया आपका स्पीड का डायमेंशन। तो फिर डायमेंशन वाइज भी सही है क्योंकि स्पीड और स्पीड LHS RHS दोनों मैच कर रहे हैं। तो फिर ये आपका हो गया एक्सप्रेशन स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव का। तो फिर अगर आपको जो अपने टेंशन प्रोवाइड किया और मास पर यूनिट लेंथ तो एक इंट्रिंसिक क्वांटिटी है, मतलब ये एक स्ट्रिंग के लिए फिक्स्ड है। सपोज उसका एक लेंथ दिया हुआ है
स्ट्रिंग का लेंथ दिया हुआ है और उसका एक डेफिनेट मास है, तो मास और लेंथ को डिवाइड करेंगे तो आपको म्यू मिल जाएगा। तो म्यू तो आपको पता है फिर, और टेंशन आप जितना प्रोवाइड करेंगे उसके हिसाब से ट्रांसवर्स वेव का स्पीड भी आप निकाल पाएंगे। तो फिर ये हो गया स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। अब हम निकाल रहे हैं, अब हम देखते हैं स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या है। आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के लिए, जैसे ट्रांसवर्स वेव के लिए स्पीड दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ। इसमें भी दो फैक्टर, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का स्पीड भी दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, और वो है आपका बल्क मॉड्यूलस। फर्स्ट फैक्टर है आपका बल्क मॉड्यूलस, और दूसरा प्रॉपर्टी रेजिस्टिविटी, डेंसिटी। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का स्पीड दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, एक बल्क मॉड्यूलस और एक डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो फिर अब रिलेशन क्या है इनमें, ये देखते हैं। तो इनका और यहाँ पे पहले मैं आपको बोल रहा हूँ बल्क मॉड्यूलस का मतलब क्या है। बल्क मॉड्यूलस मतलब पहले तो अब हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कैसे बनते हैं। जैसे कि मैं पिछले क्लास में कहा था, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स मतलब कुछ, सपोज ये आपके पास एक क्लोज ट्यूब था, तो कुछ अब, और ये आपके पास पिस्टन था। तो जब आप पिस्टन को प्रेस कर रहे थे, तब सपोज इस पोजीशन में आप पिस्टन को प्रेस किए, मतलब पिस्टन को अंदर की तरफ पुश किया, तो कुछ जो एयर पार्टिकल्स है वो यहाँ पे कुछ डेंसली एक्यूमुलेटेड हो गए, और जब आप फिर से आप पुल करते हैं तो फिर ये यहाँ पे रिलैक्स्ड हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे थोड़ा प्रेशर डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये रैरिफैक्शन पोजीशन है और ये कंप्रेशन पोजीशन है। तो यही है कि जब आप इसको पुश फिर पुल फिर करते हैं तो ये ऑसिलेट होते हैं, ये जो कंप्रेशन और रैरिफैक्शन से ऑसिलेट होते हैं अपने पोजीशंस में। तो इसी कारण बैक एंड फोर्थ मूवमेंट की वजह से आपका एक वेव प्रोड्यूस होता है। तो यही है आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। मतलब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक आप कितना प्रेशर डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, और वॉल्यूम, फ्रैक्शनल वॉल्यूम चेंज, मतलब जब आप इसको अंदर की तरफ पुश किया तो कितना प्रेशर के कारण कितना फ्रैक्शनल वॉल्यूम कम आया बढ़ा। तो यही है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का फंडा। तो फिर यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस ऐसे डिफाइंड है, माइनस डेल्टा पी बाई डेल्टा वी बाई वी। यहाँ पे वी है आपका वॉल्यूम और पी है आपका प्रेशर। मतलब बल्क मॉड्यूलस इज द मेजर ऑफ हाउ मच प्रेशर यू आर अप्लाइंग टू गेट ए डिजायर्ड फ्रैक्शनल वॉल्यूम चेंज। मतलब सपोज आपने कुछ प्रेशर लगाया, प्रेशर डिफरेंस लगाया डेल्टा पी, और उस डेल्टा पी प्रेशर के कारण आपका कितना फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम हुआ। डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, और डेल्टा वी बाई वी मतलब फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। तो आपने कितना प्रेशर लगाया ताकि डेल्टा वी बाई वी फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम हो। तो ये है बल्क मॉड्यूलस का कैरेक्टरिस्टिक। तो ये हो गया, ये मैं आपको बल्क मॉड्यूलस का आइडिया दे दिया। अब देखते हैं इसका एक्सप्रेशन, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का क्या एक्सप्रेशन है। तो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स v लॉन्गिट्यूडिनल इक्वल्स टू रूट ओवर b बाई रो। यहाँ पे रो है डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, या फिर डेंसिटी ऑफ मीडियम, ये भी मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक है, और ये b है बल्क मॉड्यूलस। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का स्पीड हो गया रूट ओवर b बाई रो। अब पहले की तरह इसका भी डायमेंशन चेक करते हैं कि डायमेंशन वाइज करेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे b का क्या डायमेंशन हो गया, इस इक्वेशन से b का डायमेंशन हो गया
पहली बात तो डिनोमिनेटर का डायमेंशन कुछ नहीं है, मतलब 1 है, कि क्योंकि जो डेल्टा वी का डायमेंशन है वो भी वॉल्यूम का डायमेंशन है, क्योंकि डेल्टा वी मतलब फाइनल वॉल्यूम मतलब माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो ये भी वॉल्यूम का डायमेंशन हो गया, और डिवाइड बाय वॉल्यूम मतलब ये दोनों कैंसिल हो गया आपस में। तो जो बल्क मॉड्यूलस का डायमेंशन है वो डेल्टा पी मतलब प्रेशर का डायमेंशन है। अब प्रेशर क्या है, फोर्स बाय एरिया, मतलब एम एल टी माइनस 2 अपॉन एल टू डी पावर 2 हो गया एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ये हो गया आपका बल्क मॉड्यूलस का डायमेंशन। क्योंकि बल्क मॉड्यूलस का डायमेंशन है प्रेशर, तो प्रेशर हो गया फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स है एम एल टी माइनस 2 बाई एरिया एल 2 इज इक्वल टू एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। तो यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, रूट ओवर बी हो गया आपका एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 अपॉन रो। रो क्या है, रो है आपका डेंसिटी। डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम मतलब एल क्यूब। तो फिर यहाँ पे एम एम कैंसिल हो गया, L3 ऊपर चला गया, तो 3 माइनस 1 2 तो हो गया L2 T माइनस 2, तो फिर से हो गया LT माइनस 1, तो ये भी वेलोसिटी का डायमेंशन। तो डायमेंशन वाइज लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का भी वेलोसिटी मैच करता है। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स इन एनी मीडियम इक्वल्स टू रूट ओवर बी बाई रो। तो ये आपका पेरेंट एक्सप्रेशन हो गया। अब इस एक्सप्रेशन से मैं और भी कुछ स्पेसिफिक केसेस के लिए कुछ डिराइव करूंगा मैं। तो वो एक अब मैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के केस में जो मैं पिस्टन का एग्जांपल लिया था, जो एक ग्लास ट्यूब लिए थे और पिस्टन पुश और पुल कर रहे थे, तो वही मैं एग्जांपल लूंगा। अब जो वहाँ पे गैस रहेगा, मतलब पिस्टन जो ग्लास ट्यूब के अंदर जो गैस रहेगा वो रहेगा आइडियल गैस। आइडियल गैस मतलब आइडियल गैस इक्वेशन जो फॉलो करते हैं गैस, उन्हें आइडियल गैस कहते हैं। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। तो ये हो गया आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। और एक रिलेशन और एक रिलेशन है जो है n इंटू आर इक्वल्स टू n के बी। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो क्योंकि यहाँ पे n और कैपिटल N क्या है, स्मॉल n है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस। सपोज एक गैस सैंपल में आपके पास कितना नंबर ऑफ मोल्स है उस गैस का, तो हो गया स्मॉल n, और कैपिटल N हो गया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दैट सैंपल, मतलब कितना गैस मॉलिक्यूल्स है। तो और ये Kv हो गया आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और आर है आपका जो गैस नॉर्मल गैस कांस्टेंट है वो आर है। तो इस इक्वेशन को अगर यहाँ पे प्लेस करते हैं तो एन आर की जगह हम कैपिटल N के भी लिख सकते हैं। तो पी वी इक्वल्स टू एन के बी टी। तो ये हो गया, तो ये आइडियल गैस इक्वेशन का और एक फॉर्म है। तो अब मैं इसको चेंज करूंगा, इस इक्वेशन को मैं चेंज करूंगा। वैसे करने को तो मैं इस इक्वेशन से भी डिराइव कर सकता था, क्योंकि ये जो एन के बी है और ये जो एन आर है ये कॉन्स्टेंट्स है। तो फिर मैं इस इक्वेशन को ही लेता हूँ। वैसे हम इस इक्वेशन से भी डिराइव कर सकते हैं। तो सपोज आपका इक्वेशन है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। अब अगर मैं पिस्टन में पुश पुल कर रहा था, ये अगर मैं आइडियल गैस में करूं और आइसोथर्मली करूं, तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोथर्मली। आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो मैं अगर इस पिस्टन को, जैसे कि ये आपका ट्यूब हो गया और ये पिस्टन हो गया, तो मैं इस पिस्टन को ऐसा पुश करूं कि इस सिस्टम का जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो गैस मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर चेंज ना हो, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो हम ऐसा अगर इस सिस्टम को ऐसा फंक्शन कराए, फिर हम लोग मेजरमेंट ले, मतलब फिर हम लोग उसका स्पीड मेजर करें, तो फिर ये प्रोसेस हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब टेम्परेचर फाइनल इक्वल्स टू टेम्परेचर इनिशियल, मतलब डेल्टा टेम्परेचर इक्वल्स टू 0।
तो ये हो गया आइसोथर्मल का कंडीशन, मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो बेसिकली डेल्टा टी इक्वल्स टू 0। तो ऐसा प्रोसेस से अगर हम पिस्टन को इस पोजीशन से इस पोजीशन लेके जाए तो ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम लोग स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव निकालते हैं उस पेरेंट इक्वेशन से, जो कि है v इक्वल्स टू रूट ओवर b बाई रो। तो क्या चेंजेस आएगा ये देखते हैं। इस इक्वेशन था pv इक्वल्स टू nRT। तो फिर अब मैं लेता हूं pv फाइनल माइनस pv इनिशियल इक्वल्स टू nr t फाइनल माइनस t इनिशियल। और ये pv फाइनल माइनस pv इनिशियल हो गया आपका डेल्टा pv इक्वल्स टू, और सिंस ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा टी 0 मतलब टी फाइनल इक्वल्स टू टी इनिशियल, तो इज इक्वल टू 0 हो गया। अब तो हो गया आपका डेल्टा पी वी इक्वल्स टू 0। अब डेल्टा पी वी को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? डेल्टा पी वी मतलब पहले हम लोग अगर मल्टीप्लिकेशन रूल लगाए, क्योंकि p इंटू वी है, तो फिर p को एक बार कांस्टेंट लेंगे, फिर डेल्टा v लगाएंगे, प्लस v को एक बार कांस्टेंट लगाएंगे, फिर डेल्टा p लेंगे, इक्वल्स टू 0 होगा। तो फिर पहले p को कांस्टेंट लेते बाहर लेते, p डेल्टा v प्लस v डेल्टा p इक्वल्स टू 0 हो गया। अब हम लोग को चाहिए क्या इसमें? हम लोग का जो एक्सप्रेशन था वो क्या, जो बल्क मॉड्यूलस था, बल्क मॉड्यूलस इक्वल्स टू क्या था? माइनस डेल्टा p बाई डेल्टा v अपॉन v। तो मुझे b कैलकुलेट करना है, क्योंकि रो एक मीडियम के लिए तो कांस्टेंट रहेगा, रो है डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, और बल्क मॉड्यूलस है माइनस डेल्टा p बाई डेल्टा v बाई v। तो इस इक्वेशन से अगर हम डेल्टा p बाई डेल्टा v बाई v निकालें, तो इस इक्वेशन से हो गया p डेल्टा v इक्वल्स टू माइनस v डेल्टा p। अब डेल्टा p बाई डेल्टा v अपॉन v, डेल्टा p अपॉन डेल्टा v अपॉन v इक्वल्स टू हो गया माइनस p, माइनस साइन तो माइनस p। और बाय डेफिनेशन बल्क मॉड्यूलस का इक्वेशन ये है माइनस ऑफ ये, तो माइनस ऑफ माइनस p, बल्क मॉड्यूलस हो गया p, तो b इक्वल्स टू p। तो फिर हम उस इक्वेशन में जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव का जो स्पीड था उस इक्वेशन में रूट ओवर b बाई रो की जगह हम लोग प्लेस कर देंगे रूट ओवर p बाई रो। तो वेलोसिटी इन लॉन्गिट्यूडिनल वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इक्वल्स टू रूट ओवर p बाई रो इक्वल्स टू रूट ओवर p बाई रो। यहाँ पे p है आपका प्रेशर, वेयर p इज द प्रेशर, और रो है आपका डेंसिटी ऑफ द मीडियम, मतलब डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। तो इस फॉर्मूला से आप v लॉन्गिट्यूडिनल निकाल सकते थे। अब जब इस फॉर्मूला से एयर का स्पीड ऑफ साउंड निकाला, मतलब स्पीड ऑफ साउंड इन एयर निकाला गया इस फॉर्मूला से, तो इसका वैल्यू आया v एयर इक्वल्स टू अराउंड आया 280 मीटर पर सेकेंड। लेकिन तब तक ये वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट था कि स्पीड ऑफ जो साउंड इन एयर है वो अराउंड 331 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन जो एक्चुअल वी एयर है वो अराउंड 331 मीटर पर सेकेंड था। तो 280 से 331 बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। इसका मतलब इस फॉर्मूले में, मतलब जैसे हम डिराइव किया, इस सिस्टम में कुछ फॉल्ट है। तो वो फॉल्ट क्या है? वो फॉल्ट पहले लैपलेस ने ठीक किया था, तो उसे हम कहते हैं लैपलेस करेक्शन। तो फिर वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब लैपलेस ने कहा था कि जो भी हम लोग इंस्टेंटेनियसली चेंज करते हैं, सपोज ये आपका एक वो क्लोज ट्यूब था और ये आपका पिस्टन था। जब भी आप इस पिस्टन को अंदर की तरफ मूव करते हैं तो चेंजेस एडियाबैटिक होते हैं। एडियाबैटिक मतलब जैसे कि
अब आप पिस्टन को सपोज लेफ्ट से राइट मूव किए, तो ये हो गया आपका एडियाबैटिक चेंज। एडियाबैटिक मतलब कोई भी हीट अंदर से बाहर फ्लो नहीं हुआ या फिर बाहर से अंदर नहीं आया। तो एडियाबैटिक चेंज मतलब हीट लॉस इज एब्सेंट, नो चेंज इन हीट चेंज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपका एडियाबैटिक चेंज। तो जो भी आप यहाँ पे पिस्टन से जो भी आप काम कर रहे हैं इसमें नेट हीट चेंज 0 है। तो ये जो सिस्टम फॉलो करेगा वो आइसोथर्मल नहीं बल्कि एडियाबैटिक इक्वेशंस फॉलो करेंगे। अब पिछले बार हमने जब कैलकुलेट किया तो आइसोथर्मली कैलकुलेट किया, मतलब डेल्टा टी को हमने 0 माना था। इस बार हम लोग एडियाबैटिक इक्वेशन से लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो एडियाबैटिक इक्वेशन क्या है? पी वी टू डी पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो एडियाबैटिक का एक्सप्रेशन हो गया पी वी टू डी पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, जहां पे P है प्रेशर, V है आपका वॉल्यूम और गामा है इस रेशियो, और वो रेशियो है CP बाई CV का रेशियो है। मतलब कांस्टेंट हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाई हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो CP हो गया हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और CV हो गया हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये हो गया गामा। तो एडियाबैटिक का एक्सप्रेशन है पी वी टू डी पावर गामा इज कांस्टेंट। तो लैप्लेस ने ये कहा था कि जो भी हम लोग इस सिस्टम पे चेंज करेंगे वहां पे ये हो जाएगा एक एडियाबैटिक चेंज, मतलब नेट हीट चेंज 0 होगा। तो आपका जो गैस है इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, पी वी टू डी पावर गामा इज कांस्टेंट। अब इस इक्वेशन से हम लोग देखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या है। तो लिया था कि पी वी टू डी पावर गामा इज कांस्टेंट, मतलब पी वी टू डी पावर गामा फाइनल माइनस पी वी टू डी पावर गामा इनिशियल इक्वल्स टू 0, क्योंकि इनिशियल जो इसका वैल्यू है वो भी सेम कांस्टेंट है और जो फाइनल वैल्यू है वो भी सेम कांस्टेंट है। तो इनका डिफरेंस 0 होगा, मतलब डेल्टा पी वी टू डी पावर गामा इज इक्वल टू 0, डेल्टा पी वी टू डी पावर गामा इक्वल्स टू 0। अब डेल्टा पी वी टू डी पावर गामा को कैसे निकाल लेंगे? इसके लिए पहले P को कांस्टेंट रखेंगे, डेल्टा V टू डी पावर गामा करेंगे, और डेल्टा V टू डी पावर गामा मतलब गामा डेल्टा V टू डी पावर गामा माइनस 1, और एक बार V टू डी पावर गामा को कांस्टेंट रखेंगे, डेल्टा P करेंगे। तो फिर पहले P को कांस्टेंट बाहर निकालते हैं, P डेल्टा V टू डी पावर गामा प्लस V टू डी पावर गामा डेल्टा P इक्वल्स टू 0। अब डेल्टा वी टू डी पावर गामा मतलब गामा डेल्टा वी टू डी पावर गामा माइनस 1 प्लस वी टू डी पावर गामा डेल्टा पी इक्वल्स टू 0। अब इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां से आपको मिलेगा पी गामा। अब यहाँ पे मैं वी टू डी पावर गामा को मैं लिखता हूँ v इंटू वी टू डी पावर गामा माइनस 1। नहीं तो मैं डायरेक्टली ये फाइंड करता हूँ, क्योंकि आपका जो b का इक्वेशन था बार्क मॉड्यूलस वो था आपका माइनस डेल्टा p अपॉन डेल्टा v अपॉन v। तो मुझे मेरा डेल्टा p यहाँ पे है, मुझे बस चाहिए अपॉन डेल्टा v बाई v। तो मैं इस साइड को ये वाले पोर्शन को मैं RHS में लेके जाता हूँ। तो इस इक्वेशन से मिल गया P गामा डेल्टा V टू दी पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस V टू दी पावर गामा डेल्टा P। और यहाँ पे मैं थोड़ा गलती किया,
यहाँ पे हो गया आपका P गामा V टू डी पावर गामा माइनस 1 डेल्टा V प्लस V टू डी पावर गामा डेल्टा P इक्वल्स टू 0। क्योंकि डेल्टा V टू डी पावर गामा मतलब पहले आप गामा को क्योंकि जो मतलब x टू डी पावर n का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो होता है n x टू डी पावर n माइनस 1 dx। तो n को बाहर निकाला, गामा को बाहर निकाला, x टू दी पावर n माइनस 1 डेल्टा x, तो फिर हो गया p गामा v टू दी पावर गामा माइनस 1 डेल्टा v प्लस ये एज इट इज रहेगा। अब हम इसको इस RHS में लेके गए तो हो गया माइनस v टू दी पावर गामा डेल्टा p, और ये भी इसमें भी चेंज आएगा v टू दी पावर गामा माइनस 1 डेल्टा v। अब मुझे चाहिए डेल्टा p माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। तो यहाँ पे डेल्टा पी है, अब मैं डेल्टा वी को इस साइड लेके जाता हूँ, तो पहले तो मैं वी टू दी पावर गामा माइनस 1 कैंसिल करता हूँ दोनों साइड से, तो यहाँ पे बचेगा वी, तो हो गया आपके पास पी गामा डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस वी डेल्टा पी। तो अब मैं डेल्टा वी को इधर लेके जाता हूँ, तो हो गया पी गामा इक्वल्स टू माइनस वी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी, और माइनस वी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी हो गया आपका डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, क्योंकि इस वी को मैं डिनोमिनेटर में लेके जा सकता हूँ, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लेके जा सकता हूँ, मतलब ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। तो फिर हो गया माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी, तो ये हो गया आपका पी इंटू गामा। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन था, जो बी का एक्सप्रेशन था, बी इक्वल्स टू था माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी, तो बी के जगह हम इसको नहीं बल्कि इसको रिप्लेस करेंगे, तो हम लोग बी को रिप्लेस करेंगे बाई पी इंटू गामा, वेयर पी इज द प्रेशर एंड गामा इज द रेशियो बिटवीन सी पी एंड सी वी, जहाँ पे सी पी आपका हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर और सी वी आपका हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो फिर गामा भी एक इंट्रिंसिक क्वांटिटी है, मतलब नोन क्वांटिटी है, और प्रेशर भी एक सिस्टम में आप जितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं पिस्टन पे, तो पी भी नोन हो जाएगा, तो बी भी आपका नोन है, और जो डेंसिटी ऑफ मीडियम है वो तो मीडियम का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, तो आपके पास स्पीड भी निकल जाएगा।